हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग चैनल सिंप्लीफाइड टच पर। पिछली क्लास में हमने ऑब्जेक्ट मेनू को बहुत डिटेल से समझा था, जहां हमने ऑब्जेक्ट मेनू के सारे ही ऑप्शंस को कवर अप किया था। उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने उससे कुछ नया सीखा होगा। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अगले मेनू के बारे में, जो कि है इफ़ेक्ट मेनू। इफ़ेक्ट मेनू काफ़ी बड़ा मेनू है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमें कवर अप करने हैं, तो इसलिए वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। इसलिए मैंने इस कंप्लीट मेनू को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो टोटल आपको 4 वीडियोस मिलेंगी इस मेनू को लेकर के। पहला वीडियो आपको आज मिल रहा है, सेकेंड वीडियो आपको डे टू डे आपको मिलता रहेगा। ऑलराइट, मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि आपको कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस को भी बहुत डिटेल में और एक सिंपल लैंग्वेज में समझाना, लेकिन आप में से केवल 19% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है आगे नए वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो चलिए समझते हैं अपने अगले मेनू के बारे में, जो कि है इफ़ेक्ट मेनू। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सवाल, आपको बताना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्लोज कब माना जाता है। आप सभी लोग अपने आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और इफ़ेक्ट मेनू हमें मिल जाता है हमारे मेनू बार के ऊपर, जस्ट ऑब्जेक्ट मेनू के बगल में। इफ़ेक्ट मेनू में जो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है वो है फ्लैटन इफ़ेक्ट्स का, जो कि अभी डीएक्टिवेट है। ये क्या काम करता है हम आगे समझेंगे, बट उससे पहले हम समझते हैं 3D इफ़ेक्ट्स के कुछ ऑप्शंस के बारे में। यहाँ पे भी देखिए ये सारे ऑप्शंस अभी डीएक्टिवेटेड हैं, अभी एक्टिवेट नहीं हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई भी बिटमैप इमेज या हमने शेप नहीं लिया हुआ है। तो क्या हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ से हम कोई भी एक इमेज कॉपी कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं ये एक इमेज यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर। और सेव करने के बाद में हम क्या करते हैं, इस इमेज को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ले आते हैं अपने कोरल ड्रॉ के ऊपर। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास ये एक इमेज आ गई है कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, तो सबसे पहला हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है 3D इफ़ेक्ट्स के अंदर 3D रोटेट का। अब ये क्या काम करता है, 3D रोटेट के इस ऑप्शन में आप इंटरेक्टिव को एडजस्ट करके किसी भी इमेज को रोटेट करके 3D डायमेंशनल मॉडल में बदल सकते हो। ये जो आप बीच में देख रहे हो ये ब्लू कलर का, इसे हम बोलते हैं इंटरेक्टिव। इस इंटरेक्टिव को हम एडजस्ट कर सकते हैं इस इमेज को रोटेट करने के लिए। सिंपली आपको करना क्या होता है, इस इंटरेक्टिव पर अपना माउस लेके आना होता है और आपको जिस भी डायरेक्शन में इसको मूव करना है उस डायरेक्शन में आपको इसको लेके जाना होता है। तो ये देखिए आपका जो भी इमेज होगा या कोई ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, वो आपका कुछ इस तरीके से 3D रोटेशन में आ जाएगा। जो काम हम यहाँ पे इंटरेक्टिव से कर रहे हैं वही काम हम यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की वैल्यूज़ को दे करके भी कर सकते हैं। अगर हमको वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ मूव करना है तो वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे चेंज करेंगे, और अगर हमें चेंज करना है अपना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे चेंज करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे एक टिक का ऑप्शन दिया गया है जहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट फिट। ये क्या करता है, अगर आपने कोई भी यहाँ पे इमेज या ऑब्जेक्ट लिया हुआ है और अगर आपका ये टिक है तो क्या करेगा, जो भी आपका ये 3D रोटेशन होगा वो उस पूरे का पूरा इमेज का साइज़ मेंटेन करेगा। बट अगर हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, अनटिक कर देते हैं, तो देखिए वो क्या कर रहा है, ये जो आपका ओरिजिनल साइज़ था वो क्या करेगा, इस पूरे साइज़ को मेंटेन नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए हम चाहें तो इस बेस्ट फिट के ऑप्शन को टिक कर सकते हैं ताकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो उस पूरे साइज़ को कवर करके यहाँ पे 3D रोटेशन में हमको इफेक्ट शो करे। ऑलराइट, हम जैसे यहाँ पे इसको ओके कर देंगे तो ये देखिए ये हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो अब 3D में रोटेट होकर के आ गया है। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे 3D रोटेशन का इफेक्ट ला सकते हैं। अब हम करते हैं इस इमेज को डिलीट, ठीक है, और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। इफेक्ट मेनू में हमारा 3D इफेक्ट्स के अंदर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेंडर ऑप्शन। ये क्या करता है, इसके लिए भी हम एक वापस से जाते हैं और एक नई दूसरी इमेज को ले लेते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ पे यूट्यूब का लोगो का इमेज है और इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है, और इसको हम ले आते हैं अपने कोरल ड्रॉ के ऊपर। ऑलराइट, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये एक लोगो आ गया है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, वापस जाते हैं अपने इफेक्ट के अंदर और यहाँ पे जाते हैं अपने सिलेंडर ऑप्शन पे।
देखिए सिलेंडर ऑप्शन क्या काम करता है, सिलेंडर शेप की हेल्प से हम किसी भी इमेज को एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में बदल सकते हैं। जैसे कि आप इस यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए कुछ ब्लैक चेक बॉक्सेस हैं और यहाँ पे कुछ आपके वाइट चेक बॉक्सेस हैं। ये आपको यहाँ पे इसलिए दिए गए हैं ताकि आप यहाँ पे कोई भी जब इफ़ेक्ट देंगे तो यहाँ पे आपको इसका प्रीव्यू पता चलेगा कि आखिर ये करने क्या वाला है। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया है हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी इफ़ेक्ट देते हैं तो ये देखिए आपके जो पिक्सल्स हैं वो कुछ इस तरीके से सिलेंड्रिकल फॉर्म में आपके यहाँ पे मूव कर जाएंगे। जैसे अभी मैं इसको यहाँ पे नॉर्मल कर देता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ 0। तो ये देखिए यहाँ पे अभी आपको एक नॉर्मल लोगो दिखाई दे रहा है। बट अगर हम इसकी वैल्यू को बढ़ा दें तो आप देखेंगे जो आपका लोगो है वो देखिए बीच की जो इसकी पिक्सल्स हैं वो थोड़े से स्ट्रेच हो जाते हैं। तो ये कुछ अगर हमें ऐसा इफेक्ट देना है तो वो हम दे सकते हैं सिलेंड्रिकल मोड से। बट आप अभी क्या कर सकते हो, आप एक टाइम पे सिर्फ एक मोड लगा सकते हो, या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। अभी देखिए मैंने यहाँ पे लगाया है हॉरिजॉन्टल, बट अगर मैं चूज़ करता हूँ वर्टिकल तो वो क्या करेगा, जो हमारा हॉरिजॉन्टल जो इफेक्ट था उसको वो रिमूव कर देगा और वर्टिकल इफेक्ट को यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, तो लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमको दोनों इफेक्ट लगाने हैं तो हम क्या करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया है हॉरिजॉन्टल और मैंने यहाँ पे इसको ले करके ओके कर दिया। अब अगर मुझे इसके ऊपर दूसरा इफेक्ट अप्लाई करना है तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें उस जो पहले वाला जो इफेक्ट था उसको लॉक करना होगा ताकि वो चेंज ना हो। अब वो लॉक कैसे होगा, हम जाएंगे वापस इफेक्ट्स के अंदर और यहाँ पे देखिए हमने ये ऑप्शन अभी आपको छोड़ दिया था फ्लैटन इफेक्ट का, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए फ्लैटन इफेक्ट क्या करता है कि आपका जो भी प्रीवियस इफेक्ट होता है वो उसको लॉक कर देता है ताकि आप उसी के ऊपर एक नया इफेक्ट लगा सको। तो अभी देखिए हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है तो मेरा वो जो इफेक्ट था वो लॉक हो गया है। अब मैं वापस जा कर के सिलेंडर में और यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल इफेक्ट को भी मैं यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, या मैं वर्टिकल इफेक्ट को भी चूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम एक या एक से ज़्यादा इफेक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं सिंपली उस इफेक्ट को फ्लैटन करके। ऑल राइट, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है एम्बॉस का। एम्बॉस क्या काम करता है, देखिए एम्बॉस ये जो आपका यहाँ पे पॉपअप खुल के आया है, एम्बॉस इफेक्ट की मदद से हम किसी भी इमेज में एक उभार वाला लुक ला सकते हैं। साथ ही साथ हमें किस कलर को हाईलाइट करना है या लाइट का सोर्स किस डायरेक्शन से होगा हम ये भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पे प्रीव्यू में देख पा रहे हैं कि मेरी जो इमेज थी वो थोड़ी सी आपको यहाँ पे एम्बॉस के इफेक्ट में आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको दिया है डेप्थ, हम यहाँ पे डेप्थ स्लाइडर को इंक्रीज करके हमें कितना डेप्थ चाहिए हमारी इमेज में वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दिया है लेवल कि हमारा जो डेप्थ है जो हमारी एम्बॉस है उसका लेवल क्या होगा, मीन्स वो कितना ज़्यादा हमको वहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर देखिए दिया है आपका डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो अभी देखिए यहाँ पे लाइट जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है 45 डिग्री के एंगल पर, जो कि लाइट आपका कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, मीन्स यहाँ से कुछ आपका लाइटिंग इफेक्ट आ रहा है। बट अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमको ये चाहिए नीचे से तो इसको हम यहाँ पे सिंपली चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी जो आपका इफेक्ट लाइटिंग का है वो कुछ नीचे से आ रहा है कुछ इस डायरेक्शन से। ठीक है, तो यहाँ से हम चाहे तो अपना लाइटिंग का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे दिया है हमारा एम्बॉस का कलर। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे ग्रे कलर का एम्बॉस लगा हुआ है, बट आपको अगर एम्बॉस किसी और कलर में चाहिए तो आप यहाँ पे ब्लैक कर सकते हो, या फिर ब्लैक के अलावा आप वाइट कर सकते हो, या अपनी मर्जी का आप कोई भी कलर लगा सकते हो जिस कलर में आपको एम्बॉस इफेक्ट दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना मन मर्जी का अपना कलर चूज़ कीजिए, देन ओके कर दीजिए। तो आपका जो भी एम्बॉस इफेक्ट आपने जो भी लगाया है उस पर जो भी लाइटिंग लगाई है जो भी कलर लगाया है वो सभी कुछ अप्लाई होकर के कुछ इस तरीके का इमेज आपके सामने बन करके आ जाएगा। ठीक है, इसको वापस से हम अंडू कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, और आ जाते हैं अपने अगले ऑप्शन के ऊपर। इफेक्ट के अंदर हमारा 3D इफेक्ट्स में हमारा अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो है पेज कर्ल का। अब पेज कर्ल क्या करता है, यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ से हम कोई भी एक मैगज़ीन का कोई इमेज ले लेते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ इमेज हमारे सामने आ गई हैं। यहाँ से मैंने कोई भी एक इमेज यहाँ से कॉपी किया आपको समझाने के लिए और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। इसको थोड़ा सा मैंने छोटा कर लिया है अपने पेज के ऊपर। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक इमेज आ गया है। अब अगर हम जाते हैं अपने इफेक्ट मेनू के अंदर और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं पेज कर्ल,
तो पेज कर्ल क्या करता है, देखिए पेज कर्ल किसी भी बिटमैप इमेज के कॉर्नर्स, ये जो आप कॉर्नर्स देख पा रहे हो ना आपकी जो इमेज के जो कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स में से किसी एक कॉर्नर को अपने आप में रोल कर देता है। ठीक है, आपको दिखाने के लिए मैं आप दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ पेज कर्ल के ऊपर, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का आपके पास एक इफ़ेक्ट बन करके आ जाता है, इसको रोल कर देता है। बट आप इसमें अपना मन चाहा कॉर्नर चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ बता सकते हैं कि आपको ये टॉप राइट चाहिए, टॉप लेफ़्ट चाहिए, बॉटम लेफ़्ट चाहिए या बॉटम राइट चाहिए। सिंपली आपको यहाँ पे बताना होता है कि आपको किस कॉर्नर को कर्ल करना है। तो आप जिस भी कॉर्नर पे क्लिक करते हैं, आपका वो जो कॉर्नर है वो कर्ल होकर के आ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप चाहो तो उसकी डायरेक्शन बता सकते हो कि आपको वर्टिकल पेज कर्ल करना है या आपको हॉरिजॉन्टल पेज कर्ल करना है। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वर्टिकल पेज कर्ल होकर के आया है, बट अगर आप यहाँ पे चूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल, तो ये देखिए आपका ये हॉरिजॉन्टल पेज कर्ल होकर के भी आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक पेपर का ऑप्शन भी दिया गया है। इसमें आपको एक ऑप्शन दिया गया है ओपेक्यू और दूसरा दिया गया है ट्रांसपेरेंट। ये क्या करता है, अगर आप इस कर्ल को ध्यान दो, मैं इसको ओके कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, अगर आप इस कर्ल को ध्यान दो तो यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो रही है। यहाँ पे देखिए जो इनकी टाई है वो भी देखिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंट में आपको दिखाई दे रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो हमने पेज कर लगाया हुआ है वहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट ऑप्शन एक्टिवेटेड है। बट अगर हम यहाँ पे कर देते हैं ओपेक्यू, तो फिर ये क्या करेगा, जो नीचे का जो एरिया है वो ट्रांसपेरेंट होकर के नहीं आएगा, बल्कि जो कलर हमने यहाँ से डिसाइड किया हुआ है कर्ल का और बैकग्राउंड का, उस कलर से यहाँ पे बन करके आएगा। जैसे हमने देखिए यहाँ पे कर्ल का कलर दे दिया है ग्रे कलर, बट अगर हम चाहें तो इस कलर को चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको दे दिया है रेड, तो देखिए अभी आपका जो कर्ल है वो रेड कलर में बन करके आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बैकग्राउंड कलर का, जो कि लगा हुआ है वाइट। ये क्या है, यहाँ पे आपको देखिए कलर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो हमारा पेज भी वाइट है और जो इस इमेज का बैकग्राउंड है वो भी यहाँ पे वाइट इसने कर दिया है, इसलिए दोनों आपस में मर्ज हो गए हैं। बट अगर आप चाहो तो ये बैकग्राउंड का जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हो। सिंपली आपको अपना मन मर्जी मनचाहा कलर देना है। तो ये देखिए आपका जो पेज कर्ल का जो पीछे का बैकग्राउंड है वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है विड्थ और हाइट का। ये क्या काम करता है, ये जो आप पेज कर्ल देख पा रहे हो इसका विड्थ और हाइट कितना होना चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। तो सिंपली आपको कितनी विड्थ कितनी हाइट चाहिए, कितना बड़ा आपको कर्ल चाहिए, ठीक है, वो आप यहाँ से बता सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे पेज कर्ल के ऑप्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ जितना मैंने आपको बताया उतना आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसको वापस से हम कर देते हैं अंडू और अपने हम इमेज को वापस से यहाँ पे कर लेते हैं नॉर्मल और बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। इफ़ेक्ट के अंदर हमारा 3D इफेक्ट में अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है यहाँ पे पंच और पिंच। ठीक है, पिंच और पंच क्या करता है, हम जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको एक इंटरफेस मिल जाएगा। पिंच और पंच इफेक्ट की हेल्प से हम किसी भी बिटमैप इमेज में अपनी ओर खींचकर या अपने से दूर पंच करके दिखने वाला इफेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे अभी जो इफेक्ट लगाया गया है वो पंच का इफेक्ट लगाया गया है, मीन्स ये दूर किया जा रहा है। और अगर हम यहाँ पे करते हैं इसको पिंच, तो पिंच क्या करेगा, वो कुछ इस तरह का इफेक्ट आपको बना करके दे देगा। इसको जितना ज़्यादा हम यहाँ पे पिंच का इफेक्ट देंगे, ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे स्लाइडर दिया हुआ है ना, ये स्लाइडर अगर आप यहाँ पे लेफ्ट में मूव करोगे तो आपका जो पिंच का इफेक्ट है वो इंक्रीज होगा। अगर इसको हम राइट में मूव करेंगे तो जो हमारा पंच का इफेक्ट है वो मूव होगा। अगर हमें इसको करना है नॉर्मल तो इसको हम बीच में ले आएंगे सेंटर 0 के ऊपर। यहाँ पे जो वैल्यू आपकी 1 है उसको आप 0 कर लीजिए तो ये आपके नॉर्मल पोजीशन पर भी आ जाएगा। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हो कि ये जो आपका पंच और पिंच का जो इफेक्ट है वो आपके इमेज के किस पोर्शन पे आना चाहिए। जैसे कि अभी देखिए क्या है, मैं जो इसको अगर पंच करूं तो ये देखिए हमारे सेंटर से ले रहा है, बट अगर मुझे ये चाहिए इस जगह पर या इस जगह पर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ऑप्शन है इसको हम क्लिक करेंगे और हमको ये इफेक्ट जहाँ पर भी देना है वहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मुझे ये इफेक्ट यहाँ पे देना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब जो भी हम ये इफेक्ट लगा रहे हैं वो हमारा इस जगह पर अप्लाई होगा, ना कि सेंटर इमेज के ऊपर। ठीक है, तो अपना हम यहाँ से लोकेशन भी चूज़ कर सकते हैं इफेक्ट का और यहाँ से अपना हम इफेक्ट भी दे सकते हैं। ऑलराइट, इतना करने के बाद आप इसको ओके कर सकते हो या कैंसिल कर सकते हो। मैंने इसको कर दिया है कैंसिल क्योंकि मुझे आपको एक नया इफेक्ट भी बताना है।
बढ़ते हैं अपने अगले इफेक्ट की तरफ। नेक्स्ट इफेक्ट हमारा यहाँ पे दिया गया है स्फीयर का। अब स्फीयर क्या करता है, देखिए स्फीयर ऑप्शन की हेल्प से हम किसी भी बिटमैप इमेज को किसी बॉल के बाहर या अंदर की तरफ लपेटने वाला इफेक्ट दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको एक बॉल जैसा आपको एक स्फीयर दिखाई दे रहा होगा, जिसका इफेक्ट आपको कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। तो कुछ ऐसा इफेक्ट अगर आपको लगाना है तो वो आप लगा सकते हो स्फीयर इफेक्ट की मदद से। ठीक है, जिस भी इमेज को आप रैप कर रहे हो आप उसके सेंटर पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, आपको इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे रखना है, मीन्स आपको कहाँ पर इस इमेज को रैप करना है, वहाँ पे जस्ट आप क्लिक करोगे तो जो भी आपका स्फीयर का इफेक्ट है वो उसी पोजीशन पर आएगा। ठीक है, वैल्यू को जैसे आपके देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई है ना, परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ पे 25% लगा हुआ है, इसको हम चाहें तो घटा भी सकते हैं, माइनस में कर सकते हैं, और चाहे तो बढ़ा के इसको पॉजिटिव में भी कर सकते हैं। तो वैल्यू को हम जब भी पॉजिटिव में बढ़ाते हैं तो इमेज के सेंट्रल पिक्सल जो होते हैं वो किनारे की ओर एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके जो इमेज के जो सेंट्रल पिक्सल थे वो देखिए किनारे की ओर आकर के एडजस्ट हो गए हैं और एक कॉन्वेक्स शेप का इफेक्ट देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए तो आपको एक कॉन्वेक्स का इफेक्ट मिल रहा है। अगर आपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर तो वहाँ पे आपको दो तरीके के लेंस मिलते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कुछ वैसा ही इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि जो आपको कॉन्वेक्स में जो इफेक्ट दिखता है कुछ वैसे इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वैल्यू को जब भी हम पॉजिटिव करते हैं तो आपको एक कॉन्वेक्स इफेक्ट मिलता है, जबकि जब हम इस वैल्यूज़ को निगेटिव में लेके जाते हैं तो जस्ट इसका उल्टा होता है। जो हमारी जो इमेज है, ठीक है, वो पिक्सल्स की तरफ, जो आपका जो सेंट्रल पिक्सल है उसकी तरफ कंप्रेस हो जाती है और आपको एक कॉनकेव का इफेक्ट देती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सेंटर पे क्लिक किया है तो ये जो पूरी इमेज आपकी है वो सेंटर की तरफ आपकी कॉनकेव हो रही है। तो कुछ ऐसा इफेक्ट देने के लिए आप यहाँ पे स्फीयर इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑलराइट, बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। इफेक्ट के अंदर हमारे जो अगले ऑप्शंस हैं वो हैं एडजस्ट के ऑप्शन। यहाँ पे देखिए एडजस्ट के बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, जिनमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है हमारा ऑटो एडजस्ट। अब हमारा ऑटो एडजस्ट क्या करता है, ऑटो एडजस्ट फिल्टर टोनल रेंज की हेल्प से सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली रीडिस्ट्रीब्यूट करके इमेज के शैडो, मिड टोन और हाइलाइट्स को बराबर करता है। अब ये क्या चीज़ें होती हैं भाई, मिड टोन क्या होता है, हाईलाइट क्या होता है, शैडो क्या होता है। तो देखिए हाईलाइट किसी भी इमेज के चमकदार एलिमेंट को कहते हैं, मीन्स जहाँ पर भी जो एरिया बहुत चमक रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे इनके अगर फेस पे ध्यान दीजिए तो यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा चमकदार एरिया आपको कहाँ मिल रहा है, जैसे कि ये जो एरिया है यहाँ पे देखिए नाक के पास, यहाँ पे इनके मत्थे के पास, यहाँ पे गाल के पास, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट है। ठीक है, उस एरिया को हम बोलते हैं हाईलाइट एरिया। शैडो एरिया क्या होता है, शैडो उसके सबसे गहरे या डार्क पार्ट को बोलते हैं। जो इस इमेज के सबसे डार्क पार्ट है वो इस इमेज के शैडो पार्ट्स हो गए। और मिड टोन क्या होता है, मिड टोन इन दोनों के बीच की वैल्यू या एलिमेंट को कहा जाता है जो कि ना ज़्यादा हाईलाइट हो और ना ही ज़्यादा डार्क हो। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट इमेज के हर कलर चैनल पे किया जाता है, जिसकी वजह से इमेज के कलर और टोनल की वैल्यूज़ में चेंज आता है। अगर आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए ऑटो एडजस्ट के ऊपर, तो ये क्या करेगा, अपने हिसाब से जहाँ भी वैल्यूज़ को घटाना होगा, कोरल ड्रॉ को वैल्यूज़ को बढ़ाना होगा, मींस इसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलता होगा इमेज को इम्प्रूव करने के लिए, ये उस पैटर्न पे काम करेगा। ऑलराइट, उसके बाद आते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। एडजस्ट में हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है इमेज एडजस्टमेंट लैब का। देखिए अब ये क्या करता है, हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास एक बड़ी सी विंडो खुल करके आती है और ये एक इमेज का पार्ट आ रहा है। यहाँ पे देखिए आपके पास एक कलर डायग्राम आ रही है जो भी हमारे कलर की रेंज को दिखा रहा है। ठीक है, मीन्स इसमें क्या हाईलाइट है, क्या टेम्परेचर है, क्या कंट्रास्ट है, तो ये सारा का सारा आपको यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू भी दिखाया जा रहा है। अच्छा, ये जो हमारी इमेज है तो अगर हम यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लें कि आखिर ये क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर क्या है कि ये हमारी ओरिजिनल इमेज है और जो भी हम चेंज करेंगे वो हमको यहाँ पे दिखाई देगा। मीन्स अगर हम देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हैं
तो ये देखिए आपको यहाँ पे इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है, मीन्स ये हमारी पहले इमेज थी और बाद में हमारी ये इमेज ये है। तो ये आपको बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट यहाँ पे दिखाई पड़ता है, जबकि ये जो हमारा है ये हमारा फुल प्रीव्यू है, यहाँ पे आपको बिफोर इफेक्ट दिखाई नहीं पड़ता है। और ये जो हमारा है ये हमारा भी बिफोर और आफ्टर इफेक्ट है, बट यहाँ पे क्या है कि हमको अलग अलग विंडो नहीं मिल रही है, बल्कि बीच में एक छोटी सी लाइन मिल रही है, जो इस लाइन को हम इस तरीके से एडजस्ट करके हमको कौन सा पार्ट देखना है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रोटेशन के भी ऑप्शन है, हम चाहे तो इस इमेज को रोटेट कर सकते हैं लेफ्ट में या राइट में। और यहाँ पे हमारे पास जूम के ऑप्शन दिए हुए हैं, इस इमेज को हम जूम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम उसके बाद हम यहाँ पे जूम आउट भी कर सकते हैं। हम जूम इन या जूम आउट के बाद में इस इमेज को एक परफेक्ट फिट विंडो भी दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसको देखिए जूम आउट कर दिया, ठीक है, इमेज को। बट अगर हमें इसको वापस से फिर से यहाँ पे फुल स्क्रीन पे लेके आना हो तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये फिर से पूरा सेट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा है 100% नॉर्मल साइज़। देखिए अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी इमेज का जो नॉर्मल साइज़ है वो साइज़ हमको यहाँ पे दिखाई देगा। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है पैन टूल। पैन टूल आप तब काम करता है जब आपकी ये इमेज काफ़ी बड़े जूम पर होती है। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पहले जूम कर लेते हैं। तो अब ये पैन टूल क्या करेगा, हमको इमेज के जिस पोर्शन पे मूव करना है उस पोर्शन पे हम इस हैंड की हेल्प से हम आसानी से मूव कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ ऊपर के ऑप्शन। अब बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक ऑप्शन दिया गया है ऑटो एडजस्ट का। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कोरोड्रॉ क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा, जो भी कलर इसको यहाँ पे चाहिए होगा वो कलर यहाँ से ले लेगा। अच्छा, ऑटो एडजस्ट करने के लिए आप चाहो तो यहाँ पे कलर पॉइंट भी दे सकते हो कि आपको किस कलर के पॉइंट पे आपको एडजस्टमेंट लाना है, ठीक है। तो देखिए हमने जैसे यहाँ पे ये कलर चूज़ किया, तो अभी हम यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे वो इस कलर के हिसाब से होगा, ठीक है, जो भी कलर हमने चूज़ किया है। तो वो चीज़ भी आप यहाँ से कलर पॉइंट भी डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए दो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले में देखिए यहाँ पे जो सर्कल है वो फिल नहीं है, मीन्स ये है आपके वाइट टोन के लिए, मीन्स यहाँ पे आप हाईलाइट की बात कर रहे हो। और ये जो सेकंड वाला है ये है ब्लैक पॉइंट के लिए, मीन्स यहाँ पे आप शेडो की बात कर रहे हो। तो शेडो आप यहाँ बता सकते हो कि आपकी इमेज में शेडो कहाँ पर है, और जो आपका हाईलाइट है वो कहाँ पर है वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये दे दिया, ठीक है, हाईलाइट। तो अब इस पता चल गया कि मेरी इमेज में सबसे ज़्यादा हाईलाइट पॉइंट कहाँ पर है और शेडो पॉइंट कहाँ पर है। तो उस तरीके से भी हम यहाँ पे इस इमेज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें हम ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, हाईलाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं, शेडो को इम्प्रूव कर सकते हैं, मिड टोन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके एडजस्टमेंट भी हम यहाँ पे इमेज एडजस्टमेंट लैब में कर सकते हैं और अपनी इमेज को पहले से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। इसमें हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है कॉन्ट्रास्ट इन्हेंसमेंट। कॉन्ट्रास्ट इन्हेंसमेंट क्या करता है, देखिए हम जब भी इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप चाहो तो अपनी ये जो इमेज है इसकी कॉन्ट्रास्ट वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो। सिंपली आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आपको जिस चैनल पे काम करना है वो चैनल चूज़ करना होता है। जैसे कि अभी देखिए मैंने क्या है RGB चूज़ किया हुआ है, मीन्स ये चूँकि इमेज RGB है, रेड, ग्रीन और ब्लू से मिल करके बनी है, तो अभी हम यहाँ पे जो भी चेंज करेंगे वो तीनों ही कलर्स के ऊपर एक साथ होंगे। बट अगर हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि नहीं हमें केवल रेड चैनल पे काम करना है या हमें सिर्फ ग्रीन चैनल पे काम करना है, तो वो आप चैनल चूज़ कर सकते हो और आप सिर्फ उसी चैनल के ऊपर काम कर सकते हो, उसकी वैल्यूज़ को घटा सकते हो, उसकी वैल्यूज़ को बढ़ा सकते हो। बाकी जो आपके दो चैनल हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जबकि अगर आप RGB लेते हो तो फिर वो तीनों ही चैनल के ऊपर एक साथ काम करेगा, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे ब्लू हो, चाहे वो आपका रेड हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है ऑटो एडजस्ट। आप चाहो तो यहाँ पे अपनी वाइट और जो ये आपकी ब्लैक कलर की वैल्यूज़ हैं इनको भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आप अपनी इमेज के अंदर जो कॉन्ट्रास्ट पार्ट है उसको एडजस्ट कर सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है लोकल इक्वलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक विड्थ का और एक हाइट का। तो कुछ इस तरीके का हम यहाँ पे इफ़ेक्ट देने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपकी जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग है उस पर डिपेंड करेगा। आप जैसे यहाँ पे मूव करोगे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेता है, ठीक है, आपके कंप्यूटर के हिसाब से, और यहाँ पे फिर आपको वो इफेक्ट यहाँ पे ला करके देता है, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है सैम्पल टारगेट बैलेंस। सैम्पल टारगेट बैलेंस क्या करता है, सैम्पल टारगेट बैलेंस की हेल्प से आप सेलेक्टेड इमेज के कलर मोड में दिए गए चैनल्स की हेल्प से बदल सकते हो।
साथ ही साथ आप सिलेक्टेड चैनल को शेडो या हाईलाइट के कलर्स को भी बदल सकते हो। जैसे कि अभी हमने वो पहले देखा था, तो वैसे ही हमारा सेम यहाँ पर भी चैनल्स दिए गए हैं। आपको जिस चैनल पे काम करना हो वो चैनल आप चूज़ करके उस चैनल की वैल्यूज़ को आप सिंपली यहाँ से बदल सकते हो। तो आप जिस पर भी क्लिक करोगे तो वो आप यहाँ से कलर ले लीजिए, ठीक है, वो आप यहाँ से कलर ले लीजिए और बता दीजिए कि यहाँ पे हमें कहाँ पे टारगेट करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, तो उसने क्या किया, उस कलर को टारगेट करते हुए आपकी जो भी इमेज में जो भी कलर बैलेंस थे उसने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया है, ठीक है। ऐसे आप चाहो तो लो रेंज या मिड रेंज या हाई रेंज को भी टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ से आपने लिया है सैंपल और यहाँ से लिया है टारगेट। आपको किस कलर को टारगेट करना है वो भी आप यहाँ से बता सकते हो। मैंने यहाँ पे ले लिया है, मान लीजिए डार्क ब्लू, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया सैंपल। तो जो भी सैंपल आप लोगे, जो भी आप टारगेट दोगे, वो उस टारगेट को करके आपको आपका रिजल्ट दे देगा। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिया गया है टोन कर्व का। टोन कर्व क्या करता है? टोनल कर्व एक बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला टूल है, जिसका इस्तेमाल हम किसी भी इमेज के ग्लोबल या सेलेक्टिव पार्ट में टोनल रेंज को बदलने के लिए किया जाता है। टोनल कर्व एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी इमेज का, जिसमें हम उस इमेज के ब्लैक एरिया या जिनको बोला जाता है शैडो एरिया और वाइट एरिया या जिनको बोला जाता है हाईलाइट एरिया, ठीक है, इन दोनों ही एरिया को हम रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम इसकी हेल्प से हम किसी भी इमेज में ओवरऑल ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या होता है, आपको आना होता है अपने टोनल कर्व में और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप अपनी वैल्यूज़ को चेंज करते हो। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे साइड कर लेता हूँ। यहाँ पे जो आप ऊपर की तरफ देख पा रहे हो, ये जो पोर्शन है ये आपका हाईलाइट पोर्शन है आपकी इमेज का। यहाँ से अगर आप कुछ भी चेंज करोगे तो आपका जो शैडो पोर्शन है आपकी इमेज में वो चेंज होगा और ये जो आपका बीच का पार्ट है ये आपका मिड टोन का पार्ट है। तो आप अपनी इमेज में कोई भी चेंज करोगे तो वो कुछ इस तरीके से आपकी इमेज में चेंजेस दिखाई देंगे। अभी क्या है, देखो मैंने यहाँ पे RGB चैनल लिया हुआ है, तो मीन्स अभी क्या हो रहा है, वो मेरे तीनों ही चैनल्स पे एक साथ काम कर रहा है। बट अगर आप चाहो तो किसी एक पर्टिकुलर चैनल को भी ले करके उस पर भी काम कर सकते हो। तो आपको जो पार्ट बढ़ाना है, आपको जो है अगर शेडो का पार्ट अगर आप जो है आपको यहाँ पे चेंज करना है तो आप शेडो का पार्ट चेंज कर सकते हो। आपको हाईलाइट का पार्ट चेंज करना है तो आप हाईलाइट का पार्ट चेंज कर सकते हो। आपको जिस भी पार्ट पे काम करना है वो बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे अपने चेंजेस में ला सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप टोनल कर्व का इस्तेमाल करके अपनी इमेज को और इम्प्रूव कर सकते हो। देखिए ये सब जो चीज़ें हैं ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन सब चीज़ों के ऊपर, तो ही आप सीख पाओगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ और कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे कोई एक इमेज ले ली है, ये इमेज ले ली मैंने। इस इमेज को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेश करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास पहले से भी एक इमेज थी, बट मैंने यहाँ पे एक इमेज और ले ली है आपको समझाने के लिए जस्ट, ठीक है। अभी मैं इस इमेज को साइड कर देता हूँ। तो अभी ये देखिए, अगर मैं यहाँ के ऊपर टोन कर्व का अगर ऑप्शन अप्लाई करूँ तो ये कैसे काम करेगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसके मिड टोन को चूज़ किया और मैंने हल्का सा मैंने ऊपर की तरफ इसको स्लाइड किया। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपकी इमेज में जो आपका हाईलाइट का जो पोर्शन था और जो आपकी शेडो के पोर्शन था, उन दोनों के ऊपर देखिए काम हो रहा है और आपकी इमेज देखिए हल्की हल्की ब्राइट हो रही है। ये देखिए, मीन्स आपकी इमेज पे जो कालापन था वो देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे हाईलाइट्स को बढ़ा रहे हो। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से आपके पास अगर कोई डल सी इमेज है ब्लैकिश टाइप की जिसमें जो है बहुत ही कालापन है, तो वो आप यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो टोन कर्व की मदद से। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। तो इफेक्ट में हमारा यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है ब्राइटनेस, कंट्रास्ट एंड इंटरसिटी। तो अब ये क्या काम करता है, देखिए इसकी मदद से हम अपनी इमेज के ऊपर कुछ ब्राइटनेस पार्ट को घटा बढ़ा सकते हैं, उसके कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ये देखिए हमारी इमेज है, अगर इसमें हम हल्का सा ब्राइटनेस बढ़ाएं तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे आपकी जो इमेज है वो काफ़ी ब्राइटन दिखेगी। ऐसे हम यहाँ पे अपनी इमेज को जो है एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे कंट्रास्ट पार्ट को भी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों पे काम करोगे तो आपका जो इमेज का जो लुक है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन होकर के आएगा, अगर आप ब्राइटनेस और कंट्रास्ट दोनों को लेके चलते हो। अच्छा, इसका हम लोग इस्तेमाल एक जगह पे और भी करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मान लो मैं यहाँ पे कोई लोगो ले आता हूँ। मैंने यहाँ पे कोई भी एक लोगो सर्च किया, तो मैंने यहाँ पे मान लो ये एक लोगो ले लिया है, ठीक है, या कोई और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लोगो ले लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे ये लोगो ले लिया।
इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। कई बार ऐसा होता है कि आपको लोगो को ट्रेस करना होता है, मीन्स आप चाहते हो कि ये जो लोगो है इसको हम बना लें और इसके ऊपर हम कुछ भी कलर चेंजेस कर सकें। क्योंकि अभी ये जो लोगो है वो एक बिटमैप इमेज के फॉर्म में है, इसलिए अभी इसमें हम कोई भी वेक्टर शेप के वैल्यूज़ को अप्लाई नहीं कर सकते। मीन्स अभी इसमें हम कोई भी वेक्टर शेप के जितने भी टूल्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसा करने के लिए आपको इस इमेज को कन्वर्ट करना होगा वेक्टर शेप में, और उसके लिए आपको यहाँ पे ट्रेस करना होगा। बट अभी अगर इसको हम यहाँ पे ट्रेस करते हैं तो देखिए क्या होगा। मैंने इसको देखिए यहाँ पे ट्रेस किया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे ट्रेस होकर के आया है, मीन्स एक प्रॉपर ट्रेस होकर के नहीं आया है। तो अगर हमको कुछ इसको और अच्छे से इम्प्रूव करके लेके आना है तो हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से मोड चेंज कर लेते हैं, इसको हम ग्रे स्केल कर देते हैं, और आफ्टर ग्रे स्केल हम जाते हैं एडजस्ट में, और यहाँ पे इसकी हम क्या करते हैं, ब्राइटनेस वैल्यूज़ को एडजस्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसकी ब्राइट वैल्यूज़ को जो है -50 कर देता हूँ, और कंट्रास्ट में इसका 100 कर देता हूँ, और जो इसकी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी को बोलते हैं हम लोग लाइट, इस लाइट को भी हम यहाँ से कर देते हैं 100, ठीक है। या लाइट को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और ब्राइटनेस को थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ब्राइटनेस मैंने यहाँ पे -100 कर दिया है, और कंट्रास्ट और इंटेंसिटी मैंने यहाँ पे 100 कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं और इसको करते हैं वापस से ट्रेस। तो अभी आप देख पा रहे होगे कि जो ट्रेस हमने पहले किया था और जो हमने अभी ट्रेस किया है वो काफ़ी देखिए इम्प्रूव होकर के आया है। पहले यहाँ पे देखिए आपको एक ऐसा कर्व दिखाई दे रहा था जो कि अभी नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम कुछ इस तरीके से भी इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही अच्छे और मैनर वे में। और अब हमारे पास चूँकि ये एक वेक्टर शेप में आ गया है तो हम इस पर अपना मनचाहा कलर दे सकते हैं। जो भी हमें ऑब्जेक्ट में कलर देना है उसमें भी हम यहाँ पे कलर दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से भी आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हो, आपको अगर इसको करना है तो, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ, जो कि है हमारा कलर बैलेंस। अब कलर बैलेंस क्या करता है, मैं इसको करता हूँ डिलीट, वापस से यहाँ पे एक इमेज लेकर के आता हूँ और इस इमेज पे काम करते हुए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये क्या काम करता है। देखिए कलर बैलेंस की हेल्प से हम किसी भी सिलेक्टेड इमेज बिटमैप को या सिलेक्टेड बिटमैप को स्लाइडर की हेल्प से सियान या रेड, जिसको हम लोग बोलते हैं मैजेंटा या हरा या पीला या नीले रंग में बढ़ा सकते हैं। मैं जाता हूँ कलर बैलेंस में, तो देखिए आपको यहाँ पे एक मिलेगा चैनल का ऑप्शन। अगर इस चैनल को हम लोग बढ़ाते हैं लेफ़्ट साइड में तो आपकी जो इमेज है, सिलेक्टेड जो आपकी इमेज है, उस पर सियान का जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा। और अगर हम इसको करते हैं राइट साइड में तो इसमें आपका जो रेड का परसेंटेज है वो बढ़ेगा। देखिए मैंने इसको कर दिया है रेड, तो जहाँ जहाँ भी इसमें आपको रेड मिलेगा इस कलर में, वो उसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी हाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हमें जिस भी कलर को बढ़ाना है, मैजेंटा को बढ़ाना है या ग्रीन को बढ़ाना है या येलो या ब्लू, हमें जिस भी कलर को बैलेंस करना है उस कलर को हम बहुत ही आसानी से यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा आपको जो भी अगर इफ़ेक्ट देना है अपनी इमेज के अंदर तो वो आप कलर बैलेंस की मदद से दे सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ, जो कि है हमारा गामा। गामा क्या करता है, देखिए ये जो सारे ऑप्शन आप देख पा रहे हो ना, ये आपको एक्चुअली फोटोशॉप में बहुत डिटेल में मिल जाते हैं और बहुत ही अच्छे इफेक्ट मिल जाते हैं। बट यहाँ भी आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको कुछ भी ऐसे इफेक्ट लगाने हैं तो वो आप जा कर के लगाइए फोटोशॉप के ऊपर, देन आप अपनी इमेज को यहाँ पे लेके आइए। जितना भी आप यहाँ पे ऑप्शन पढ़ रहे हैं, गामा या ब्राइट या इंटेंसिटी, वो सारे ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, भले उनका थोड़ा सा नाम बदल सकता है। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। तो अगला ऑप्शन हमारा था गामा। ये क्या करता है, देखिए गामा इफ़ेक्ट की हेल्प से हम किसी भी इमेज में टोनल करेक्शन कर सकते हैं। गामा इफ़ेक्ट किसी भी इमेज के ब्राइट और डार्क पार्ट की वैल्यूज़ पर काम करता है। गामा इफ़ेक्ट किसी भी लो कंट्रास्ट इमेज में शैडो या हाईलाइट में कुछ भी चेंज किए बिना उसकी डिटेल में चेंजेस करता है। तो अगर आप कहोगे कि सर यही काम तो हमारा कंट्रास्ट इफेक्ट भी करता है, तो फिर इसमें और उसमें क्या फ़र्क रह गया, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कंट्रास्ट इफेक्ट होता है वो किसी भी इमेज के लाइट और डार्क पार्ट को इफेक्ट करता है, जबकि गामा इफेक्ट क्या करता है, किसी भी इमेज के पिक्सल में लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे अगर इसकी वैल्यूज़ को बढ़ाइए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गामा इफेक्ट कुछ आपका इस तरीके से आता है, ठीक है। तो एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है आपका गामा इफेक्ट में और जो हमने पहले पढ़ा हुआ है शैडो और हाईलाइट इफेक्ट उसके अंदर, ठीक है।
तो कुछ इस तरह का चेंज करने के लिए हम यहाँ पे गामा इफेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिया गया है हुई, सैचुरेशन और लाइटनेस। अब ये क्या करता है, देखिए यहाँ पे आप जब भी क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दो कलर्स मिल जाते हैं, बिफोर और आफ्टर, और नीचे आपको मिल जाते हैं आपके चैनल्स। जो कि अभी यहाँ पे देखिए मास्टर पे क्लिक है, तो मास्टर का मतलब हुआ कि हम सभी चैनल्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो रेड हो, चाहे येलो हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे कोई सा भी कलर हो। बट अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैनल पे काम करना है तो फिर आप वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ये काम क्या करता है, देखिए इसकी मदद से आप किसी भी सिलेक्टेड इमेज के कलर चैनल को एडजस्ट करते हुए उसके स्पेक्ट्रम की कलर की पोजीशन बदल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये आपके स्पेक्ट्रम की कलर पोजीशन है, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। इस इफेक्ट की हेल्प से आप सिलेक्टेड इमेज के कलर को बदल सकते हैं, साथ ही साथ आप उस इमेज के वाइट परसेंटेज को भी चेंज कर सकते हैं। हुई का मतलब होता है कलर, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, या जो भी इसको बोलते हैं, ये सारे हमारे कलर्स हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हुई। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है सैचुरेशन। तो सैचुरेशन क्या करता है, सैचुरेशन का अमाउंट कम करने से उस इमेज में ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि अभी आप यहाँ जो इमेज देख पा रहे हो, तो यहाँ पे अगर हम सैचुरेशन इसका घटा दें तो आपका जो इमेज है वो ब्लैक एंड वाइट में देखिए कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो कलर्स हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। और यहाँ पे दिया है लाइटनेस। तो यहाँ पे जितनी भी आप बढ़ाओगे तो आपके जो इमेज में लाइट पार्ट है वो यहाँ पे देखिए बढ़ता हुआ आपको मिलेगा, और यहाँ पे इसको कम करेंगे तो आपकी जो लाइट है इमेज में वो कम हो जाएगी। आप इसका इफेक्ट देखिए यहाँ भी देख पा रहे होंगे कि आपका जो कलर्स हैं वो थोड़े से डल हो गए हैं। जैसे जैसे आप यहाँ बढ़ाओगे तो जो कलर्स हैं वो काफ़ी वाइट होते चले जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और ये है आपका हुई, मतलब यहाँ पे कलर्स की बात हो रही है कि जो आपके कलर्स हैं वो थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ये देखिए अभी आपका जो कलर है वो थोड़ा सा शिफ्ट होकर के ग्रीन पार्ट में थोड़ा सा आ गया है। थोड़ा सा इसको हम और कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सा और यहाँ पे और ग्रीन हो गया है, ठीक है। या इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे और करके इसको यहाँ पे इसको रेड पार्ट में या इसको सियान पार्ट में भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जिस भी अपने चैनल पे काम करना है वो चैनल पे आप यहाँ पे काम कर सकते हो अपने इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए। ऑलराइट, बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिया गया है सेलेक्टिव कलर्स। अब ये क्या करता है, देखिए सिलेक्टिव कलर एक तरीके का फ़िल्टर होता है। ये कलर फिल्टर दिए गए कलर स्पेक्ट्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड, येलो, ग्रीन, सियान, ब्लू, ये सारे हमारे कलर स्पेक्ट्रम हैं। इनकी हेल्प से कंपोनेंट प्रोसेस कलर, जिन्हें हम बोलते हैं CMYK को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट प्रोसेस कलर, उनकी वैल्यूज़ में रखा जाता है। उनके कलर परसेंटेज में हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। साथ ही साथ इस फिल्टर की हेल्प से आप किसी भी इमेज की ग्रे स्केल टोनल कंपोनेंट में प्रोसेस कलर को भी ऐड कर सकते हैं। प्रोसेस कलर हम लोग किसको बोलते हैं, CMYK को। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे वैल्यूज भी मिल रही हैं, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। उसके लिए जो हमारी इमेज है वो CMYK होनी चाहिए। तो आप जाइए यहाँ पे इसका मोड चेंज कर लीजिए और इसको कर लीजिए आप CMYK। उसके बाद आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए सेलेक्टिव कलर्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये सारे कलर्स मिल जाएंगे। आपको जिस भी कलर में यहाँ पे चेंज करना है उस कलर में आप आसानी से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आपको जिस स्पेक्ट्रम पे चेंज करना है आप उस स्पेक्ट्रम पे भी काम कर सकते हैं। आपको जिस स्पेक्ट्रम पे वैल्यूज़ चेंज करनी है आप आसानी से उस स्पेक्ट्रम की वैल्यूज़ को चेंज कर लीजिए, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे ब्लू हो, चाहे येलो हो। तो कुछ ऐसा इफेक्ट भी आप यहाँ पे इन ऑप्शंस की मदद से ला सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। उसके बाद हमारा यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया गया है रिप्लेस कलर। रिप्लेस कलर का आपको जैसे कि नाम से दिख रहा है कि हम किसी कलर को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। तो रिप्लेस कलर क्या करता है, किसी भी कलर को आपको किसी दूसरे कलर के साथ रिप्लेस कर देता है। आप जब भी किसी कलर को रिप्लेस करने के लिए सेलेक्ट करते हो तो पूरा ऑटोमेटिकली उसके आसपास के सिमिलर कलर की रेंज बना लेता है कोरल ड्रॉ। और जो भी आपने यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है कलर का, उस परसेंटेज के हिसाब से पूरी वैल्यूज़ को चेंज कर देता है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखिए तो आपको यहाँ पे एक आई ड्रॉपर मिल रहा है। मैंने इस आई ड्रॉपर को चूज़ किया और मुझे किस कलर को चेंज करना है वो मैंने यहाँ पे बता दिया कि भाई मुझे यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर है इसके ऊपर काम करना है। तो देखिए हमने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो आपका देखिए यहाँ पे रेंज आ गया है कि इतने रेंज में जो भी कलर्स आ रहे हैं वो सारे कलर्स चेंज हो जाएंगे। आप चाहो तो इस रेंज को बढ़ा भी सकते हो कि मुझे इतना नहीं, इतना रेंज चाहिए। तो जितना रेंज आप बढ़ाओगे उतने सारे कलर्स वो आपकी इमेज में इफ़ेक्ट होंगे। तो कौन सा कलर पुराना था और कौन सा कलर आपको नया चाहिए वो आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए दे दिया है कि मुझे इस कलर की जगह मुझे ये कलर चाहिए।
तो आप देख पा रहे होंगे जहाँ जहाँ पहले ग्रीन कलर था वहाँ पे अब देखिए ये पर्पल कलर बन करके आ रहा है। ठीक है, अगर आप मैं इसको प्रीव्यू हटा दूँ तो देखिए पहले यहाँ पे ये ग्रीन कलर था, ये देखिए पहले यहाँ पे ये ग्रीन कलर था और जब मैंने इसको लगाया तो फिर देखिए यहाँ पे ये पर्पल कलर में कन्वर्ट हो गया। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप अपने कलर्स को रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो उसमें थोड़े से और वैल्यूज़ को ऐड ऑन कर सकते हो। वहाँ पे आप यहाँ पे आप ह्यूज़ को बढ़ा सकते हो, सैचुरेशन को बढ़ा सकते हो, लाइटनिंग पार्ट को बढ़ा सकते हो, कितना आपको लाइट चाहिए अपने उस कलर में, तो वो सब भी आप चाहो तो यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिया गया है डीसैचुरेट। तो डीसैचुरेट क्या करता है, जो भी आप यहाँ पे इमेज आपने लिया हुआ है उस पूरी इमेज में से सारे कलर्स को रिमूव करके उसको कलरलेस बना देता है, मीन्स उसको कर देता है डीसैचुरेट। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अभी यहाँ पे कोई भी कलर्स नहीं आ रहे हैं, ये आपकी जो पूरी की पूरी इमेज है वो डीसैचुरेट हो चुकी है। मैं वापस से करता हूँ अंडू, तो ये इमेज मेरे पास वापस आ गई है। और बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। तो हमारा जो अगला और लास्ट ऑप्शन है एडजस्ट मेनू के अंदर वो है चैनल मिक्सर। चैनल मिक्सर क्या करता है, इसकी मदद से भी हम किसी कलर मोड को चूज़ करते हैं कि हमें कौन से कलर मोड पे काम करना है, RGB, CMYK या लैब। चूँकि मेरी अभी ये जो इमेज है वो CMYK है तो मैंने यहाँ पे CMYK ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास चैनल्स भी सारे आ रहे हैं, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। जबकि अगर आप यहाँ पे RGB लोगे तो आपके जो चैनल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया है CMYK। अब CMYK में मुझे किस चैनल पे काम करना है, मेरा जो आउटपुट चैनल है वो क्या होगा, वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो मुझे जिस भी चैनल पे काम करना है मैं उस चैनल के ऊपर काम कर सकता हूँ आसानी से। और यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ प्रीसेट्स भी हम चाहें तो उसको सेव कर सकते हैं। मीन्स मैंने यहाँ पे ये जो भी अपना यहाँ पे चेंजेस किया हुआ है अपनी इमेज में उसको हम चाहें तो एज ए प्रीसेट सेव कर सकते हैं कि हमको फ्यूचर में फिर से अप्लाई करना है किसी दूसरी इमेज के ऊपर। तो सिंपली आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे और आपने जो भी प्रीसेट है उसको आप एक नाम दे दोगे। मैंने यहाँ पे दे दिया है न्यू और इसको कर दिया है सेव। ठीक है, तो अब आपका ये जो प्रीसेट देखिए यहाँ पे एक न्यू के नाम से सेव हो गया है। मैं इसको कर देता हूँ ओके। और अब अगर मेरे पास यहाँ पे एक दूसरी इमेज है और मुझे सेम प्रीसेट इस पर भी अप्लाई करना है तो हम बस यहाँ पे जाएंगे अपने इफेक्ट में, अपने जाएंगे चैनल मिक्सर के ऊपर और जो हमारा प्रीसेट था हम उसको चूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रीसेट चूज़ किया हुआ है न्यू, तो वो जो कलर्स थे वो सारे प्रीसेट देखिए यहाँ पर आकर के अप्लाई हो गए हैं। ठीक है, मैं कर दूंगा ओके। तो ये देखिए आपको जो कलर टोन मैंने वहाँ पे लिया था वो कलर टोन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हम चाहें तो सेम प्रीसेट को भी किसी और इमेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की इफेक्ट मेनू की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपने आज की क्लास से बहुत कुछ नया सीखा होगा। वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आपका जो भी सवाल होता है आज की इस वीडियो से रिलेटेड, आप अपना सवाल इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उसके रिप्लाई करने की। साथ ही साथ आपको अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आ जाते हैं अपने आज के सवाल के ऊपर। मैंने आपसे पूछा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्लोज कब बन जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इट कैन बी फिल्ड। जब भी हमारी ऑब्जेक्ट की सारी लाइंस आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं तो वो ऑब्जेक्ट हम फिल कर सकते हैं, उसमें कलर फिल कर सकते हैं, हम उस ऑब्जेक्ट को क्लोज कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नई वैल्यूज़ आपकी लाइफ में ऐड हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।